नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है। 118 करोड़ से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 118 करोड़ से अधिक के राहत पैकेज का ऐलान किया है। स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को इस राहत पैकेज के जरिए मदद की जाएगी। महिला स्वयं सहायता समूह को भी इसका फायदा मिलेगा। 7,54,984 लाभार्थियों को इस रकम से सीधे सीधे लाभ मिलने वाला है। सुदीप जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, ये जो राहत पैकेज है, ये किस आधार पर और किस किस क्षेत्र में इसको खर्च किया जाना है? देखिए, मुख्यमंत्री की आज दोपहर 1 बजे से 11:30 बजे से एक समीक्षा बैठक प्रस्तावित थी, जिसमें स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की जो स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े अलग अलग लाभार्थी हैं, उनको सरकार ने एक राहत दी है। 118 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि है, जो करीब 7,54,948 लाभार्थियों को फायदा पहुंचाएगी। दरअसल सरकार ने एक समीक्षा की, जिसमें पाया कि उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक जो महिला स्वयं समूह हैं, उनको कोविड काल में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति, माली हालत भी बेहतर नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने समीक्षा करते हुए ये बड़ा ऐलान किया है और इससे निश्चित तौर पर इन समूहों को बड़ा लाभ मिलेगा। चलिए, और इस वक्त अगर हम बात करें तो सरकार के लिए जिस तरीके से चुनौती रही है, कोविड के दौर में लोगों को रोजगार चला गया, ऐसी स्थिति में ये सीधे सीधे मदद पहुंचाएगा आम लोगों को? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों, जिसमें टैक्सी, मैक्सी कैब संचालक, होटल संचालक, इनको राहत दी गई थी। बाद में कैबिनेट ने नाविक जो नाव चलाते हैं नैनीताल में, उनके लिए भी राहत का ऐलान किया था। तो जो इंडस्ट्री ओवरऑल डैमेज हुई है, देखिए उत्तराखंड में जो इकोनॉमी है उसमें टूरिज्म का, महिला स्वयं समूहों का एक बहुत बड़ा रोल है। तो जो इनके जो इफेक्ट हुआ, इनको जो प्रभाव हुआ, नुकसान हुआ, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए सरकार ने ये बड़ा निर्णय लेते हुए आदेश किए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप आपका इस जानकारी के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस अनुपूरक बजट को पेश किया गया। 7,301.5 करोड़ का ये अनुपूरक बजट है, जिसे आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा के पटल पर रखा। और सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री, उन्होंने कहा कि इस बजट से उत्तर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश को विकास में और तेजी लाया जाएगा। और चलिए आपको बताते हैं कि इस अनुपूरक बजट में क्या कुछ खास बातें हैं। कुल बजट का 1.33% का यह अनुपूरक बजट रहा है, जिसे पेश किया गया। इसमें आंगनबाड़ी चौकीदारों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा अयोध्या में जो पार्किंग की व्यवस्था है, उसका भी प्रावधान किया गया है इस बजट में, उसमें पैसे खर्च होने हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे का प्रावधान किया गया है। विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना होगा, यह वित्त मंत्री ने आज अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा। उत्तर प्रदेश का जो टोटल बजट है, उसका 1.33% ये अनुपूरक बजट रहा। अनुपूरक बजट को आप आसान शब्दों में इस तरीके से समझिए कि जब सरकार को वित्त वर्ष में पैसे खर्च करने के लिए कम पड़ रहे हों, तो अनुपूरक बजट लाती है और फिर उस रकम से विकास कार्यों को गति दी जाती है। प्रदेश की योगी सरकार ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं मान्यवर, और कई रिकॉर्डों को तोड़ा भी है मान्यवर। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि 1.33% का हम मात्र अनुपूरक बजट लेकर आए हैं। इसलिए बिना चर्चा के ही अगर सबको पास कर दें तो बहुत अच्छा है। चलिए बढ़ते आगे। यूपी सरकार के इस बजट को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, लिखा है कि यूपी विधानसभा में आज पेश अनुपूरक बजट राज्य के विभिन्न संकटों में घिरी गरीब और मेहनतकश जनता के लिए उम्मीदों का कम और दिल दुखाने वाला ज्यादा है। अगर यूपी सरकार तमिलनाडु की तरह पेट्रोल की कीमत 3 रुपए कम कर देती, तो करोड़ों जनता को महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिल जाती। मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। उनके दूसरे ट्वीट में लिखा गया है कि वैसे बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार से अंधाधुंध वादे और घोषणाएं आदि किए हैं, उनके अनुसार बजट का सही प्रबंध नहीं होने से वे
कागजी घोषणा ही बनकर रह जाएंगी, जबकि बीएसपी सरकार में घोषणाओं से पहले उसके लिए वित्तीय व्यवस्था जरूरी था। यही असल फर्क है बीएसपी और अन्य में। वहीं आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने धरना दिया। विधायकों के साथ ओम प्रकाश राजभर चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा के पास धरने पर बैठे। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, पिछड़े जातियों के जातीय वर्ग, जनगणना जैसे मुद्दों को लेकर सुभासपा के अध्यक्ष अपने विधायकों के साथ आज लखनऊ में चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठे। वहीं सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की है न्यूज वन इंडिया के संवाददाता एसके वाजपेयी ने। हमारे साथ हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। मंत्री जी, आप मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में और अभी अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है और आप धरने पर बैठे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर महंगाई के मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो ऑयल प्रिंट फोटो लगाने का वादा किया था उसको नहीं किया, उस पर चर्चा करने के लिए 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा उसमें बंटवारे को लेकर जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने से सरकार भाग रही है। इस बात को लेकर के हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस पर चर्चा करा लो, लेकिन सरकार बजट पेश करके सदन खत्म करना चाहती है। इस बात को लेकर के हम लोग विधानसभा में भी अपनी आवाज को बुलंद किए, नहीं सुने तब हम लोग यहाँ बैठे हैं। अब क्या कहें। जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है कि बजट पेश हो जाकर इस तरीके का हो हंगामा होगा, तो सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है चाहता ही नहीं है सदन चले, जिस वजह से स्थगित करना पड़ रहा है। पिछली बार का बड़ा बजट का बाजा बजाया, 17 विभागों ने 1 रुपया नहीं खर्चा किया और पूरे बजट का 20% भी धन खर्चा नहीं हुआ, तो ये बजट पेश करके क्या करेंगे जब खाली कागजों में कुल लिखा पड़ी है, धरातल पर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये क्या इनके बजट का मतलब है? कोई मतलब है? ये खाली लूट मार एंड कंपनी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, ये हैं पूर्व मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ तौर पर कहना है सरकार चर्चा से भाग रही, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, इस वजह से हम धरने पर बैठे हैं। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव करीब आते ही राजनीति भी गर्माती जा रही है। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह से न्यूज वन इंडिया के संवाददाता अश्विनी द्विवेदी ने बातचीत की है। क्या कुछ संजय सिंह कहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। देश का मानसून सत्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 7,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया है। सर, 7,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट है। नहीं, बजट अब तो वही, जब नैया डूबने लगी तो अब आप 7,000 करोड़ का अनुपूरक बजट लगाएं, 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट लाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस प्रदेश का भट्ठा बिठाल दिया है आदित्यनाथ जी की सरकार ने और 4.5 वर्षों में सिर्फ मुकदमा लिखने का काम किया इन्होंने। दिन रात विपक्षियों को दबाने का काम किया, नफरत की राजनीति को फैलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक मजबूत साथी की तलाश में है, क्या आप पार्टी उस मजबूत साथी बने? देखिए, इस संबंध में कोई भी जब फैसला हो जाएगा तभी उसकी बात कोई कहना ठीक होगी। और उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और यहाँ तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं पहले भी। आम आदमी पार्टी के बारे में इस संबंध में कोई फैसला होगा तो आपको बताएंगे। निश्चित तौर पर आप सांसद संजय सिंह जी, साफ तौर पर सरकार जो है मुकदमों की सरकार है और लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं। लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी समीर कनक के साथ। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। सदर कोतवाली में सपा के सांसद के खिलाफ यह मुकदमा राजेश सिंघल की तहरीर पर दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान का समर्थन करते हुए बयान दिया था और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की तुलना तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे की बात कही थी और उन्होंने कंपैरिजन किया था, तुलनात्मक तरीके से उन्होंने कहा था। और अफगानिस्तान में जो तालिबान का कब्जा हुआ है उसे उन्होंने जायज ठहराया था। कोतवाली में कल देर रात संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व 2 अन्य व्यक्ति फैज़ान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए,
एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य दो व्यक्तियों द्वारा फेसबुक पर इसी प्रकार के बयान दिए गए, उनके विरुद्ध भी इसी एफआईआर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। डॉक्टर शफीकुर बर्क संभल लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उनके द्वारा कल जो बयान दिया गया है, मैंने अखबार में पढ़ा और सोशल मीडिया पर देखा, तो वो बयान तालिबानी आतंकवादियों के समर्थन के पक्ष में देने वाला बयान है। पूर्व में भारत की सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है कि हम इस तालिबान संगठन के हम भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और यदि उन्हें तालिबानी से प्रेम है, डॉक्टर शफीकुर बर्क जो संभल के सांसद हैं, यदि उन्हें तालिबानियों से प्रेम है तो वह हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान तुरंत चले जाएं। उनको के पास यदि किराए का पैसे नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है, हवाई जहाज की यात्रा के पैसे नहीं है, तो मैं उनको मुफ्त टिकट कराकर, अपने पैसे से उनको मुफ्त टिकट कराकर उनको भेजने का काम मैं कर सकता हूँ। वही मामला दर्ज होते ही समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अपने बयान से पलट गए हैं और तालिबानी प्रेम पर शफीकुर रहमान बर्क सफाई देते हुए कह रहे हैं कि मैंने तालिबान की सराहना नहीं की। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे। जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता। मैंने कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ में, बस ये बयान दिया मैंने। तो इसमें मैंने क्या जुर्म कर दिया? मैंने तो मना कर दिया उनसे। मैंने कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैंने कि मैं क्यों राय इसमें अपनी राय? मैंने कि मैं अपने मुल्क के साथ हूँ। मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी या जो होगा मैं मुल्क के साथ। वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के शुभचिंतक याद रखें, उनके पीएम और सीएम कौन हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह ने यह ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में जो आतंकवादियों के शुभचिंतक हैं, वो इस बात को ना भूलें, वो इस बात को याद रखें कि इस देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। यह स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट है, क्योंकि कल शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया, आज अपने वो बयान से पलट गए। ये देखिए, स्वतंत्र देव सिंह का ये ट्विटर हैंडल है और इसमें उन्होंने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग आतंकवादियों के शुभचिंतक बन रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन हैं। और यह बयान तब आया है जब सिर्फ शफीकुर रहमान बर्क नहीं, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं, उनके तरफ से भी तालिबान की सराहना की गई है और तालिबान को बेहतर बताया गया है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के नेतृत्व में हो रही है। 4 राज्यों की सबसे लंबी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर एसपी सिंह बघेल चल रहे हैं और आज एसपी सिंह बघेल का काफिला फिरोजाबाद के कटफोरी पहुंचा, जहां हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के 7 केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकल रहे हैं। सबसे लंबी जन आशीर्वाद यात्रा केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल लेकर निकले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी। बघेल साहब, जन आशीर्वाद यात्रा 2022 में जनता का कितना आशीर्वाद आपको मिलेगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, ये पहला पॉइंट है। फिरोजाबाद जिले में घुसने पर आप भीड़ भी देख रहे हैं, लेकिन भीड़ में विभिन्न जातियों के असरदार लोग और राजनीतिक सभी कार्यकर्ता थे। उससे अंदाज लगा लो आप कि 3 घंटे लेट होने के बावजूद यहाँ पर भारी संख्या में प्रतिष्ठित लोग मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आपको इस पूरे
इलाके के एक चप्पे चप्पे का ज्ञान है। विपक्षी लगातार हमला करते हैं कि अब 2014, 2017, 2019 का जो तिलिस्म था बीजेपी का वो अब टूट रहा है, इसलिए अब सड़कों पर नेता दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष की वजह से ये जन आशीर्वाद यात्रा हो गई। मैं विपक्ष का धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री जी जब अपने मंत्रियों का परिचय करा रहे थे, वो एक लोकतांत्रिक परंपरा थी, अगर उस दिन करा लेने देते तो जन आदेश यात्रा वास्तव में नहीं निकलती। जब प्रधानमंत्री जी परिचय करा रहे थे, उन्होंने नहीं होने दिया, तो पार्टी ने निर्णय लिया है कि सीधे जनता के बीच में जाके अपना रूबरू होकर परिचय करेंगे। और डेमोक्रेसी में ये एक अच्छा तरीका है कि मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो। मेरा सौभाग्य है कि मुझे 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जाने का अवसर मिला है। मैंने दतिया में माँ पीताम्बरा पीठ से आशीर्वाद लेते हुए भिंड लोकसभा, उसके बाद ग्वालियर लोकसभा, उसके बाद मुरैना लोकसभा, उसके बाद धौलपुर लोकसभा और आज फिरोजाबाद लोकसभा। कल मैं फरीदाबाद लोकसभा में फरीदाबाद, होडल, पलवल, बल्लभगढ़। अच्छा, आप लोगों ने बहुत सारे काम किए, आप लोग विकास गिनाते हैं, हमने बहुत सारे विकास किए। अगर विकास की ही मानगी है तो फिर कास्टिज्म कहां से आ जाता है? फिर कास्टिज्म के आधार पर सेग्रीगेट करने की कोशिश क्यों की जाती है? नहीं, कास्टिज्म आ ही नहीं रहा है ना। जनता के सोच में होगा, पार्टी के हाईकमान और प्रधानमंत्री की सोच में नहीं है। इसलिए शुरू में उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास। फिर कहा गया 19 में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस बार लाल किले की प्राचीर से कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो प्रधानमंत्री तो अंतिम व्यक्ति से कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाओ और अंतिम व्यक्ति का अंत्योदय विभिन्न लाभकारी योजनाओं से कर भी रहे हैं। कि विद्वता का तो कहीं कोई जो है लोहा नहीं ले सकता। लेकिन सिर्फ आखिरी सवाल, विपक्ष जन आक्रोश यात्रा निकाल रहा है, अब जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है। आक्रोश का जवाब आशीर्वाद से कैसे देंगे? एक्चुअली जनता में, यूपी के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो जनता में बहन जी और अखिलेश जी के प्रति आक्रोश था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक बार सपा, फिर एक बार बसपा, फिर सपा, फिर बसपा, फिर सपा, बसपा। अचानक 14 में हमारे 73 MP मोदी जी के नेतृत्व में आए तो जनता ने कहा भाई 17 में बनना चाहिए। और मैंने एक नारा दिया था और बड़ा कारगर हुआ कि भाई भाजपा के बारे में भी सोचो, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी और यूपी लूटो बारी बारी। तो फिर जनता ने कहा बारी बारी नहीं लूटने देंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे SP सिंह बघेल। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज गाजियाबाद में पहुंचे। यूपी गेट से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा इंदिरापुरम के रास्ते प्रताप विहार होते हुए शास्त्री नगर में इसका समापन किया गया। भारत सरकार में राज्य मंत्री BL वर्मा के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। और दूसरी और बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि उन्हें इस जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों का जन सहयोग मिल रहा है। खासकर गाजियाबाद की जनता जिस तरीके का प्यार और सहयोग जन आशीर्वाद यात्रा को दे रही है, उसको देखते ही ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों से किसी तरीके की चुनौती नहीं मिलने वाली है। पूरे देश में जो नए मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित मंत्री हुए हैं, उनकी ये जन आशीर्वाद यात्रा है। और ये जन आशीर्वाद यात्रा उस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय की कि 7 जुलाई को मंत्रिमंडल के गठन के बाद संसद के प्रथम सत्र में परंपरा के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों का परिचय कराने के लिए जब खड़े होते हैं तो सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने हू हल्ला शोरगुल मचा करके परिचय में बाधा पहुंचाने का काम किया, जिसको पूरे देश ने देखा। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये विचार किया कि सदन में बाधा परिचय में पहुंचाई जा सकती है, लेकिन जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से हमारे मंत्री जनता के बीच में जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।